क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। तो आई एम बैक योर फेवरेट, not favorite but a known tutor Pratik Parth with the topic of the history class 9 chapter 2 socialism in Europe and the Russian Revolution. There is a small lecture on it and which I am also going to explain and without any board, and you would be very surprised to see me wearing sando, but there is a very hot climate near my area, okay, near my residence, and the ceiling fan is not doing any work, and I am not as rich to have an air conditioner. So okay, adjust in sando, don't think it's something else, okay. ओके, तो ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो देखो, सोशलिज्म के तीन हिस्से थे। सॉरी, जब यूरोप में सोशलिज्म फैला था उससे पहले यूरोप में तीन प्रकार के लोग बन गए थे, तीन प्रकार की संधियाँ बन गई थी। ठीक है, पहली जो सोच थी, तीन प्रकार की बेसिकली आइडियोलॉजीज बन गई थी। जो पहली सोच थी वो थी लिबरलिज्म, दूसरी सोच थी कैपिटलिज्म बोलिए या फिर कंजर्वेटिव्स बोलिए, और तीसरी जो सोच थी, तीसरी वो जानते हैं क्या थी? वो थी रेडिकल। तो तीन सोच थी, लिबरल, कंजर्वेटिव, रेडिकल। अच्छा, आप चलो तीनों के बारे में सोचते हैं, तीनों थे क्या। तो लिबरल्स क्या थे, पहले आप लोग लिख रहे हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो। लिबरल्स वेयर द पीपल हु हैड a little amount of property with themselves, okay, with themselves, and wanted a change in the uh, government, and but didn't wanted a very radical and very harsh change in the government. They wanted democracy but wanted to limit the power of the king of the nation. ये लिबरल थे। इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो लिबरल ऐसे थे जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, और वो क्या चाहते थे कि जितना मेरे पास है उतना ही विश्व में सबके पास रहे, सबके पास ही थोड़ी थोड़ी रहे, किसी के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी ना रहे। ऐसा लिबरल्स चाहते थे। लेकिन लिबरल्स जो थे वो ब्लडी रेवोल्यूशन नहीं चाहते थे, खूनी क्रांति नहीं चाहते थे। वे यही चाहते थे कि जो देश बटा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि राजा जो है, राजा यानी जार, राजा का नाम बेसिकली जार था, तो जारशाही का अंत पूर्णता ना हो बल्कि थोड़ी मात्रा में हो, और राजा की जो पावर्स हैं, द पावर्स ऑफ किंग शुड बी लिमिटेड। ये जो रशियन रेवोल्यूशन में किंग के जो पावर्स हैं उसको लिमिट कर दिया जाए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी। ऐसा लिबरल्स मांगते थे, उनकी मांग ऐसी थी। दूसरे नंबर पे थे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव कौन थे? कंजर्वेटिव थे कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर कंजर्वेटिव, जिनके पास बहुत कुछ था और वो कोई भी चेंज नहीं चाहते थे। दे वांटेड जीरो चेंज। जो कंजर्वेटिव्स थे वो जीरो चेंज चाहते थे। ठीक है, एंड इनका आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। द कंजर्वेटिव्स आर द पीपल who were either industrialist or capitalist, who were very rich and wanted no change in the system of the nation, and wanted a complete and absolute monarchy. This was the mindset of the conservatives. कंजर्वेटिव सबसे ज़्यादा अमीर थे और वो यही चाहते थे कि जो देश में सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलते आए, सिस्टम में कोई अंतर ना हो। और तीसरे नंबर पे थे रेडिकल्स। तीसरे नंबर पे थे रेडिकल्स। दे वेयर द किंग्स, दे हैड नथिंग विद देमसेल्व्स। जो रेडिकल्स थे उनके पास कुछ नहीं था, गरीब लोग थे रेडिकल, लेकिन वो बहुत उग्रवादी विचारधारा के थे। जैसे भारत के बारे में आप जानते होंगे, जब भारत आज़ादी की डिमांड कर रही थी तो भारत दो गुट में बट गया था, बेसिकली कांग्रेस दो गुट में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो रेडिकल जो है वो गरम दल के हिस्सा थे, और जो लिबरल थे वो नरम दल के हिस्सा है, और कंजर्वेटिव को मान लो अंग्रेज हैं। ठीक है, यानी लिबरल को हम महात्मा गांधी से डिनोट कर सकते हैं और रेडिकल को हम चंद्रशेखर आज़ाद से डिनोट कर सकते हैं। तो रेडिकल जो थे वो कंप्लीट चेंज चाहते थे, एंड
स्पीड में वो चलना चाहते थे, और उनको अगर स्पीड को प्राप्त करने के लिए जार यानी राजा की हत्या भी करनी पड़ती तो वो उसके लिए भी तैयार थे। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन दोनों का गोल एक ही था, पर दोनों के रास्ते अलग थे। यानी दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन एक आदमी ऐसे आना चाहता था और एक डायरेक्ट ऐसे आना चाहता था। रेडिकल्स जो थे वो डायरेक्ट आना चाहते थे, और जो लिबरल्स थे वो धीरे 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 आराम से आना चाहते थे। मतलब जो रेडिकल थे वो खरगोश की चाल में आना चाहते थे, और जो लिबरल्स थे वो कछुए की चाल में आना चाहते थे। आपको अच्छा लगे इसलिए मैंने बताया। तो जो लिबरल और रेडिकल थे वो वर्कर्स को सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। क्योंकि वर्कर्स को उन समय उनसे अत्याधिक काम करवाया जाता था, वर्कर्स का शोषण करवाया जाता था, हनन किया जाता था उस समय वर्कर का। लेकिन उन्हें उनके अत्याधिक काम के बावजूद भी बहुत कम मात्रा में पैसे या वेजेस मिलता करते थे। बेसिकली उस समय नया नया इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्ट हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उस समय वर्कर्स को लेकर कुछ खास कानून नहीं थे, क्योंकि उस समय लोग इस सिस्टम से परिचित ही नहीं थे। मतलब ये सिस्टम नया नया लॉन्च ही हुआ था इंडस्ट्री का, तो इसलिए वर्कर्स के लिए कोई बेसिकली ज़्यादा लॉज नहीं बनाए गए थे। इनका इनके लिए बस एक आइडियोलॉजी था, कैपिटलिज्म के द्वारा बनाया गया था कि इनका जितना अधिक से अधिक शोषण कर सको उतना शोषण करो। वो जो थे अंततः जो रेडिकल और लिबरल थे, हम लोग कह सकते हैं कि वे दोनों मोनार्की को नहीं चाहते थे। उसी में एक कंसेप्ट होता है सोशलिज्म का। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी where it is said that there would be no a single private property, every property would be of government, and every people of the nation would be equal. जो लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं वो सोशलिस्ट कहलाते हैं। उनका ऐसा मानना था, जो सोशलिस्ट पीपल्स थे उनका ऐसा मानना था कि विश्व में जितनी भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कैपिटलिस्ट या अमीर वर्ग के लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। उसी बीच में कुछ फेमस सोशलिस्ट जो थे उन्होंने जन्म लिया, तो उनमें से एक थे रॉबर्ट ओवन, OWEN, तो जो रॉबर्ट ओवन थे वो एक एसोसिएशन बनाना चाहते थे जिसका नाम था कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रखना चाहते थे, और वो एक एसोसिएशन बनाना चाहते थे। तो इनका इस एसोसिएशन का आइडियोलॉजी जानते हैं क्या था? कि विश्व के जितने भी लोग हैं वो सब एक ही जगह काम करेंगे, ठीक है, और एक ही साथ काम करेंगे, और जो प्रॉफिट होंगी, जो इनकम होंगी, वो प्रत्येक व्यक्ति में जो आय आएंगी वो प्रत्येक व्यक्ति में समान तरीके से बांटी जाएगी on the basis of the wages would be divided or distributed among themselves on the basis of the work done by the individual। यानी जिस व्यक्ति ने 8 घंटे काम किए होंगे उसे 8 घंटे की तनख्वाह मिलेगी, और जो व्यक्ति 12 घंटे काम करेगा उसे 12 घंटे की तनख्वाह मिलेगी। यानी लोगों को उनकी तनख्वाह उनके श्रम के अकॉर्डिंग मिलेगी। श्रम यानी वर्क, मेहनत के अकॉर्डिंग मिलेगी। दूसरे जो सोशलिस्ट थे वो थे लुइस ब्लैंक, LOUIS, लुइस ब्लैंक, बुझे? तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू क्रिएट एन कोऑपरेटिव सोसाइटी। लुइस ब्लैंक जो थे वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते थे। कोऑपरेटिव बोलिए या कोऑपरेटिव बोलिए, दैट इज नॉट अ बिग इश्यूज, बिकॉज यू हैव टू राइट इट इन अ वे दैट COOPERATIV, तो स्पेलिंग सेम ही रहेगा। तो आप कोऑपरेटिव भी बोल सकते हैं, इधर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोल सकते हैं। तो लेकिन जो लुइस ब्लैंक थे वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है कंट्री की वो लोगों को सोशलिज्म की तरफ इनकरेज करे, वो लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए इनक्रेज करे। जो लुइस ब्लैंक जैसे बाकी सोशलिस्ट थे
वो कैपिटलिस्ट यानी और इंडस्ट्रियलिस्ट को ख़त्म करने की साजिश कर रहे थे। या उनका ऐसा सोच था, उनको ऐसी मांग थी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट इधर कैपिटलिस्ट हैं उनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद कुछ और बहुत ही महान सोशलिस्ट हुए, जो जिन रॉबर्ट आउन और लुइस ब्लैंक का नाम बताया, उससे 10,000 गुना बड़े सोशलिस्ट थे, जिनका नाम विश्वव्यापी है। और उनका नाम इतना विश्वव्यापी है कि इनके बारे में 9th की किताब में दिया भी नहीं गया है, मतलब बहुत कम हिस्सा दिया गया है। जबकि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोशलिज्म की तरफ, वो अगर आप हायर क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर की है इस टॉपिक के बारे में, तो मेरे को पता है कि ये जो दो सोशलिस्ट थे, इनका सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में कितना बड़ा हाथ था। मतलब क्या थे, इफ़ दे वुड नॉट बी देयर देन देयर वुड नॉट बी सोशलिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहले सोशलिस्ट थे कार्ल मार्क्स। आप में से अधिकतर लोगों ने उनका नाम सुना हुआ होगा, कार्ल मार्क्स गॉट। द कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। उनकी जो आइडियोलॉजी थी, मुझे आप लोग अगर 2-3 सेकेंड का समय दें या 5 सेकेंड का समय दें तो मैं आपको एक किताब दिखाऊं। कार्ल मार्क्स की लिखित किताब है। 2 सेकेंड का यदि आप वही समय दें तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपका समय ले रहा हूँ। 5 सेकेंड का समय आप दें मुझे। हेलो 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 गाइस, मैं आ गया हूँ। आई एम बैक। डोंट पैक योर सैक। ओके, सैक मीन्स झोला। तो अपने झोलों को पैक मत करो, 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट का समय लिया होगा मैंने। तो मैं कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर रहा था, जर्मनी में जन्म लिया था उन्होंने, और वो बहुत अच्छे सोशलिस्ट थे। उनकी आइडियोलॉजी जो है सोशलिज्म की, वो पूरे विश्व में व्यापी है। कार्ल मार्क्स ये थे, ये देखिए मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ कार्ल मार्क्स की। मेरे पास एक किताब है जिस किताब का नाम है द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने पढ़ी है ये किताब और बहुत अच्छी किताब है, बहुत बेहतर किताब है। इस किताब का जो नाम है, टॉपिक है इसका नाम है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ये है कार्ल मार्क्स वॉज अ गॉड सोशलिस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और जो दूसरे गॉड सोशलिस्ट थे उनका नाम है फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स जो थे वो थोड़ी रईस परिवार से आते थे, पर उसके बावजूद भी उनका जो चिंतन था सोशलिस्ट का था, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स के मित्र रहे थे, जबकि कार्ल मार्क्स गरीब परिवार से आते थे। फ्रेडरिक एंगल्स अपने परिवार से संपत्ति या पैसे ला कर देते थे, जिससे कार्ल मार्क्स अपना गुजारा करते थे और अपने चिंतन को पब्लिश करवाया करते थे। जो किताब है द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने मिलकर लिखी है। तो ये तो मैंने आपको कार्ल मार्क्स जी की फ़ोटो दिखा दी। ये कार्ल मार्क्स जी का हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है। एंड मैं आपको फ्रेडरिक एंजल्स साहब का भी की भी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये एंजल्स साहब हैं और ये इनकी तस्वीर है, ये इनकी हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है फ्रेडरिक एंजल्स साहब के। तो ठीक है, ये दो सोशलिस्ट थे। फ्रेडरिक एंजल्स भी जर्मनी के थे और बहुत ही बेहतर सोशलिस्ट थे। एक दफ़ा फिर से आप इन दोनों की तस्वीर देख लें। ये कार्ल मार्क्स हैं और जो दूसरी तस्वीर है ये फ्रेडरिक एंजल्स साहब की है और ये इन दोनों के हस्ताक्षर हैं। मेरे पास ये किताब है और मैं देने वाला नहीं हूँ आप लोगों को। डोंट थिंक कि मैं गिव अवे में दे दूँगा, क्योंकि बहुत पुरानी किताब है एंड इट इज़ वन ऑफ द रिमेनिंग लिविंग स्क्रिप्चर्स और लिविंग मेमोरीज कार्बन। सो इन द 1870s 1870 की समय में सोशलिज्म का जो आइडिया था यूरोप में बहुत ही तेज गति से फैलने लगा
और वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर बंच ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस किया सोशलिज्म की आइडिया ने। उस समय जितने भी कुछ सोशलिस्ट लोग हुआ करते थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा सेकेंड इंटरनेशनल। ये जो बॉडी थी ये सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी, चूँकि सोशलिस्ट ने बनाया तो सोशलिज्म को ही सपोर्ट करेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे देशों में भी सोशलिस्ट पार्टियां बनी, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। जैसे जर्मनी में एक पार्टी ने जन्म लिया जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ब्रिटेन में एक सोशलिस्ट पार्टी ने जन्म लिया जिसका नाम था लेबर पार्टी, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस में एक सोशलिस्ट पार्टी ने जन्म लिया जिसका नाम भी सोशलिस्ट पार्टी ही था। और लेकिन ये जो तीन पार्टी थे, ऐसे कई देशों में कई पार्टियां थे और ये तीनों सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। परंतु उस समय तक किसी भी देश में सोशलिस्ट सरकार नहीं थी, लेकिन एक देश में आने वाली थी बाबू मोशाई। उस देश का नाम क्या है? रसिया। रसिया का आप लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, अभी के जनरेशन के अंदर बहुत ही कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, मैं जानता हूँ, और आप भी समझ सकते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन का स्टार्ट मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ था। उस समय जब रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस समय रसिया के जो किंग थे, रसिया के जो राजा थे, उनका नाम था जार निकोलस टू। स्पेलिंग लिख लें, TSARNICHOLASTWO, ओके। तो उस समय रसिया में कुछ 4 रिलीजन्स हुआ करते थे: प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट एंड कैथोलिक्स। क्रिश्चियनिटी 2 भागों में बटी थी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। कैथोलिक वो क्रिश्चियन हुआ करते थे जो पुरानी आइडियोलॉजी, जो पारंपरिक आइडियोलॉजी चलती आ रही थी उसको फॉलो करते थे। परंतु प्रोटेस्टेंट वो क्रिश्चियन थे जिन्होंने अपनी नई आइडियोलॉजी बनाई थी। पादरी और एवं अदर चर्च के द्वारा जो दिए गए उन्हें सताया जा रहा था, उस सताइनेस से, मैंने नया शब्द तो नहीं ईजाद किया है, मतलब उनके द्वारा की गई जो अत्याचार थे उससे पीड़ित होकर प्रोटेस्टेंट्स ने एक नया रिलीजन बनाया जिसका नाम उन्होंने प्रोटेस्टेंट रखा है। क्योंकि प्रोटेस्टेंट क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया कैथोलिक्स के अगेंस्ट, और जो कैथोलिक थे वो पारंपरिक आइडियोलॉजी को ही फॉलो कर रहे थे। उसके अलावा 2 और धर्म थे, इस्लाम धर्म और बुद्धिज़्म। ये 2 भी एक व्यापक धर्म थे उस समय के रसिया में। मेजोरिटी में रसिया में रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यानी कैथोलिक्स जो थे वो मेजोरिटी में थे। 85% रसियन पीपल्स, 85%, माय गॉड, 85% जो रसिया के लोग थे वो खेती पर बेस्ड थे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। और उस समय तक रसिया में बहुत ही कम मात्रा में इंडस्ट्रीज थे, बहुत ही कम, क्या मात्र 2, only 2 industries in 2 districts. First industry was in the St. Petersburg and the second industry was in the Moscow, the capital of Russia. 1890 के समय में इंडस्ट्रीज जो थी वो ग्रो करना स्टार्ट कर दी थी। जो रेलवे सिस्टम था देश का वो भी ग्रो करना स्टार्ट किया, तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट करेगी। और 1914 का समय आते आते 31%, 31% औरतें जो थी वो इंडस्ट्रीज़ में काम करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उन्हें मर्दों के मुताबिक बहुत कम वेजेस मिला करते थे, यद्यपि वो मर्दों इतना ही काम करती थी। और उस समय तक रसिया में 2 पॉलिटिकल पार्टियां बनी थी, जिनमें से पहली पार्टी का नाम था RSDWP, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। ये जो पार्टी थी ये सिर्फ और सिर्फ नहीं बल्कि मेनली वर्कर्स के लिए थी। और ये जो अर्बन एरिया यानी शहरी एरिया जो हैं वहाँ पे मतलब बेसिकली एक्टिव थी। और जो दूसरी पार्टी बनी उसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये वर्कर यानी पीजेंट्स, जो कृषक हुआ करते थे, जो किसान मजदूर हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाए गए थे। और ये जो पार्टी थी ये रूरल एरिया में ज़्यादा एक्टिव थी।
और उस समय जो जार निकोलस था वो पार्टियां बनाने की अनुमति नहीं दे रहा था, इसलिए इन दोनों पार्टी को इलीगल कंसीडर किया गया था। 1903 का समय आते आता RSDWP यानी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी के दो हिस्से हुए, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे और जो बोल्शेविक की विचारधारा थी ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट विचारधारा थी। पार्टी सबके लिए खुली नहीं थी, कुछ पढ़े लिखे और चुनिंदे एंड सम इम्पोर्टेंट पीपल्स वेर ओनली अलाउड टू कम इनसाइड द पार्टी ऑफ द बोल्शेविक्स, जबकि जो मेंशेविक थी वो जूलियस मार्टव के द्वारा लीड की जा रही थी। और ये जो पार्टी थी बहुत ही ओपन माइंडेड थी, सारे लोगों को अपने अंदर समा रही थी, जबकि जो बोल्शेविक्स थे वो नैरो माइंडेड थे। ठीक है, रसिया में उस समय तक कोई भी पार्लियामेंट नहीं था और उसी समय रसिया में एक घटना घटती है जिसका नाम ब्लडी संडे दिया गया है, ब्लडी संडे। ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गुड्स इन रसिया, मैं लेक्चर दे रहा हूँ अभी, नोट करो इसको, मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले अभी मैं जो इंग्लिश में एक पैराग्राफ बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर दें। ड्यू टू द इंक्रीजिंग प्राइजेस ऑफ गुड्स इन रसिया बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन जापान एंड रसिया to acquire the area of Korea and Manchuria, and the constant losing of Russia against Japan made an high economic shortage in the Russia. This led to the protest by the group of workers which was led by the Father Gapan. Father Gapan were the leader of the group of workers which protested and gathered in front of the Winter Palace, protested against the Tsar, which he didn't like, and Tsar allowed the police or the army of the nation to open fire, in which more than 100 workers departed from the world and more than 300 workers were injured. And this activity, this whole scenario was named as Bloody Sunday, as the day was Sunday that day when this activity, this scenario took place. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको हिंदी में। रूस में जो गुड्स हैं, जो जीने के लिए बेसिक सामग्रियां हैं, उनका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। चूँकि रसिया और जापान के बीच में मंचूरिया और कोरिया के ऊपर अपना शासन स्थापित करने के लिए युद्ध हो रहा था, जिसमें रसिया लगातार हारे जा रहा था। लगभग 3-4 युद्ध होने के बाद भी रूस हार रहा था। इस कारण रूस पतित देश बन गया था रूस उस समय तक। और इस कारण से एक वर्कर्स का ग्रुप था जो फादर गैपोन के द्वारा लीड किया जा रहा था। वो जो विंटर पैलेस था रूस का, उसके आगे गेदर करके प्रोटेस्ट किए जार निकोलस के अगेंस्ट, जो जार को पसंद नहीं आया और जार ने पुलिस को ओपन फायर का निर्देश दिया, यानी अंधाधुंध गोली चला और मार दो सबको, जिसमें से 100 से अधिक वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मारे गए और 300 से अधिक वर्कर जो थे वो इंजर्ड हो गए। किसी के कंधे पर गोली लग गई, यहाँ लग गई, पैरालिसिस हो गया, नाकाम हो गया, फलाना टाइम का ना। और ये जो सिनेरियो हुआ, ये जो इस गतिविधि ने जो जन्म लिया, इस गतिविधि का नाम ब्लडी संडे दिया गया, क्योंकि जिस दिन इस गतिविधि ने जन्म लिया वो दिन संडे का था, यानी रविवार था। This provoked the peoples of the Russia and they demanded for constitutional assembly. ये जो घटना हुई ये रूस की आम जनता को प्रोवोक कर दी, जगा दी, उनके अंदर आग जग गई, उनके अंदर गुस्सा आ गया कि हाँ, इतना लोगों को जार क्यों मारा और किस लिए मारा और कैसे मारा। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रस्ताव रखा और जनता चूँकि बहुत ही अधिक मात्रा में ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग कर रही थी, तो जो जार था उसे मजबूरन प्रेशर में आकर ड्यूमा स्थापित करना पड़ा। और मतलब जो इलेक्टिव पार्लियामेंट थी उसका रसिया में नाम ड्यूमा रखा गया। जो प्रथम ड्यूमा बनी थी उसको 75 दिनों में ही सस्पेंड कर दिया गया। सेकेंड ड्यूमा बनाई गई राजा के द्वारा, परंतु उसे भी डिसमिस कर दिया गया, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है,
तीसरी ड्यूमा जब राजा ने बनाई तो राजा बहुत हरामी था, अखंड हरामी था। ठीक है, तो राजा जो था उसने दिमाग लगाया, बहुत चालाक था राजा। तो उसने जब तीसरी ड्यूमा बनाई उसमें राजा ने सिर्फ और सिर्फ अपने गुडविलर्स को रखा, यानी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव्स को रखा, जो राजा के सपोर्ट में रहते थे, जो अधिकतर राजा के परिवार के लोग हुआ करते थे, या राजा के मित्रगण हुआ करते थे, या राजा के शुभचिंतक हुआ करते थे। और उसी समय तक विश्व में पहला वर्ल्ड वार भी छिड़ गया था। तो पहला वर्ल्ड वार का रूस पर जो इम्पैक्ट था वो कुछ इस प्रकार था। इन दिस वार द पीपल सपोर्टेड जाओ एंड दे चेंज द नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्राड एज इट वॉज जर्मन नेम, बट ग्रेजुअली पीपल्स वेर डिसपॉइंटेड फ्रॉम जाओ एंड स्टार्ट सपोर्टिंग हिम। जब प्रथम वर्ल्ड वार शुरुआती स्टेज पे थी तो जो रसिया की आम जनता थी इतना सब कुछ होने के बाद भी जार के सपोर्ट में थी, और उनके अंदर इस हद तक आक्रोश था जर्मनी के खिलाफ कि उन्होंने जो वहाँ का एक जगह था सेंट पीटर्सबर्ग, वो जर्मन नाम था, इसलिए उस जगह का नाम चेंज कर कर पेट्रोग्राड रख दिया, जो कि रसियन नाम था। लोगों के अंदर इस हद तक राजा के लिए प्रेम था। लेकिन चूंकि युद्ध बहुत लंबे समय तक चल रहा था और युद्ध का कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा था, इसलिए जो जनता थी वो भी राजा से उब गई और उसने राजा को सपोर्ट करना बंद कर दिया। प्लस सपोर्ट ना करने के 3 और रीज़न थे। जो पहला रीज़न था वो था कि इंटरफेरेंस विद ड्यूमा, ही स्टॉप्ड कंसल्टिंग ड्यूमा विच कंजर्वेटिव ऑल्सो अपोज जार। तो धीरे धीरे जब ड्यूमा में कंजर्वेटिव ही भर चुके थे तो जार ने ड्यूमा की बातों को सुनना बंद कर दिया। इस कारण से जो कंजर्वेटिव थे, यानी जो राजा के गुडविलर्स थे, वो भी राजा के खिलाफ हो गए कि भाई तुम मेरी ही बात नहीं सुन रहे तो किसी की बात सुनोगे, जब मैं तुमको तुम्हारा त्याग करता हूँ। और दूसरा जो कारण था, एक राजा जो थे जार निकोलस, उनका एक एडवाइज़र था राजपुतिन, उसका नाम था राजपुतिन, वो किंग का एडवाइज़र था। तो जो रसिया की जनता थी वो रास्पुटिन को हेट करती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि रास्पुटिन डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, परंतु राजा जो था वो रास्पुटिन पगलू था और वो रास्पुटिन की सारी बातों को मानता था, एंड ही ऑलवेज रिगार्डेड ऑल द एडवाइस ऑफ द रास्पुटिन। और जो तीसरा कारण था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी एक कारण था, रूस की जो रानी थी जारिना अलेक्जेंड्रा, वो जर्मनी की थी, जर्मन थी। तो लोगों को ऐसा लगता था कि जिसकी रानी जर्मन है वो जर्मनी के खिलाफ खाक युद्ध करेगा, ये हमें पागल बना रहा है यार, मूर्खता कर रहा है हमारे साथ, हमको पागल बना रहा है ये कि हम युद्ध कर रहे हैं, और इसकी तो खुद की पत्नी जर्मनी की है तो ये क्या ही युद्ध करेगा, घंटा युद्ध करेगा। तो 1914 का समय आते आते 1914 से 1916 का समय आते आते रशियन आर्मी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, कमज़ोर हो गई, रशिया हारने लगी वर्ल्ड वार। और 1917 का समय आते आते बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी रशिया में जो खुली थी, बढ़ रही थी, वो बंद हो गई। 70 लाख लोग मारे गए, फसल बर्बाद हो गई, रेलवे बर्बाद हो गया, फूड का शॉर्टेज पड़ गया। और उस समय आते आते एक घटना और हुई थी, जिसके खाने की कमी थी। तो रसिया में एक रिवर बहा करती थी जिसका नाम था नेवा रिवर। तो रिवर के उत्तरी कोने पर, उत्तरी शीर्ष पर, उत्तरी कुल पर अमीर व्यक्ति अथवा जो राजा थे, कैपिटलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सब नेवा रिवर के उत्तरी ध्रुव पर रहते थे। और नेवा रिवर के साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर, यानी दक्षिणी ध्रुव पर गरीब लोग रहा करते थे। तो चूँकि उस समय खाने की शॉर्टेज पड़ गई थी तो गरीब लोग जो थे वो रिवर पार कर कर अमीरों की बस्ती में आना चाह रहे थे, और उसमें कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो रिवर को पार करने में ही लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, और जो बाकी लोग किसी प्रकार से स्ट्रगल कर कर रिवर के इस पार पहुँचे उन्हें कैपिटलिस्ट ने मरवा दिया, क्योंकि तुम हमारे एरिया में आए कैसे। और ये जो घटना थी वो सेंट पीटर्सबर्ग में मतलब होती है, और इस कारण जो है जनता के अंदर आक्रोश बढ़ता है, और जनता जो साउदर्न पॉइंट पर रहा करती थी वो सारी जनता एक साथ आती है और कैपिटलिस्ट के साथ स्ट्रगल करती है, युद्ध करती है, और कैपिटलिस्ट को मौत के घाट तो नहीं कहूँगा पर मीन्स किसी तरह से उस एरिया पर कब्जा कर लेती है और
खाने को, ग्रेन्स को लेकर वापस अपनी तरफ चली जाती है। तो इस घटना के बाद जो 1917 का 25 फरवरी था, जो तीसरा ड्यूमा बनाया गया था जिसमें कंजर्वेटिव्स भी थे, उसको भी सस्पेंड कर दिया राजा ने। अब सोच लो राजा किस लेवल का हरामी था। ठीक है, तो अब इस कारणवश जो वर्कर्स थे और सोल्जर्स थे वो तो राजा के विरोध में थे ही, लेकिन जो कंजर्वेटिव्स ड्यूमा में थे वो भी राजा के विरोध में आ गए। इस कारण राजा का अब कोई सगा नहीं रहा। ठीक है, और ये जो तीन लोग थे, वर्कर्स, सोल्जर्स और कंजर्वेटिव्स, तो बेसिकली उस समय तक सोल्जर्स विरोध में नहीं आए थे। तो जो वर्कर्स और कंजर्वेटिव्स थे वो राजा के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें राजा ने कहा सोल्जर्स को कि भाई तुम जाओ, सबको ठोक के आ जाओ। सोल्जर्स ने मना कर दिया, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो सोल्जर का ही बाप था ना भाई, सोल्जर का ही भाई था, तो कैसे भाई पे चला देगा गोली। तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब मेरी जान छोड़ो, मैं भी अब तुम्हारे विरोध में हूँ। ठीक है, तो ये तीनों अब अलग हो गए राजा से, और तीनों ने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था पेट्रोग्रेड सोवियत। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी बेसिकली। तो कुछ समय बाद कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे वो राजा के घर पर जाते हैं और राजा को एडवाइस करते हैं कि आपको अब रिज़ाइन करना चाहिए, वरना जनता आपको मार देगी। और तो राजा ने उनकी एडवाइस को मानी और 2 मार्च 1917 को राजा रिज़ाइन कर दिया। उसके बावजूद भी जनता ने राजा को नहीं छोड़ा और राजा को मार दिया। तो और इसी तरीके से मोनार्की एंड होते हैं रूस में, और पेट्रोग्रेड सोवियत और ड्यूमा मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं जिसका नाम प्रोविजनल गवर्नमेंट था। और उस समय तक लेनिन भी एक बड़ा नाम बन चुके थे, व्लादिमीर लेनिन। तो उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट का 3 डिमांड रखी कि वर्ल्ड वार प्रथम जो है उसकी शुरुआत की जाए, लैंड जो है वो वापस मजदूरों को दे दी जाए, और बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। इस डिमांड को अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। और जो थे व्लादिमीर लेनिन, इनकी इन 2 डिमांड्स को तो मान लिया था कि वर्ल्ड वार 1 को ख़त्म करें और लैंड जो हैं उनको पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। परंतु जो उनकी तीसरी डिमांड थी उनको प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, इसलिए लेनिन ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया। चूँकि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी उसमें भी अधिकतर जो थे अपर क्लास के पीपल थे, जो लेनिन समझ रहा था कि चलिए नाम के लिए तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुके हैं, लेकिन अभी भी ये राजाशाही के ही समर्थक हैं, जारशाही के ही समर्थक हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर से देश में कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म, मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इस कारण जो थे लेनिन ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की। और उस समय तक लेनिन जो थे उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी उसने हिटलर शाही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस समय अगर जो भी व्यक्ति प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट करता था, प्रोविजनल गवर्नमेंट यद्यपि उसे मरवा देती थी या फिर उसे अरेस्ट करवा देती थी। तो उस समय जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा